सभी साथियों को नमस्कार। मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं कहानियों की जो श्रृंखला चल रही थी उस कहानी में अगली कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें। राजेंद्र बाला घोष की ये कहानी, जिसका नाम बंग महिला भी है। राजेंद्र बाला घोष प्रथम कवित्री मानी जाती है, जिसे बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। बंग महिला। आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण कहानी का विश्लेषण करेंगे एवं संपूर्ण अध्ययन करेंगे। साथियों, जो नेट का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित जो नाटक के जितने भी वीडियो है या नाटक के जो सारांश है वह मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और साथियों, कहानियाँ, रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन, हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे संबंधित भी कई वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो में खास बात यह है कि इसके माध्यम से आपको गहन जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। केवल एक बार अन्य वीडियो को देखें और अपनी राय कमेंट के रूप में अवश्य दें। देखते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखते हैं। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार राजेंद्र बाला घोष। छद्म नाम है इनका बंग महिला। जन्म इनका होता है 1882 ईस्वी में कोलकाता में और मृत्यु 1950 ईस्वी में। कहानी संग्रह इनका कुसुम संग्रह 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से हिंदी में लेखन कार्य किया। लेखन कार्य जो इन्होंने जो थोड़ा बहुत साहित्य लिखा वह किसकी प्रेरणा से लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से। प्रमुख कहानियां इनकी दुलाई वाली जो 1907 में लिखी गई थी, यह भी नेट के पाठ्यक्रम में समाहित है। साथियों, यह कहानी भी मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में लिखी गई। कुंभ में छोटी बहू, दान प्रतिदान, दालिया, मन की दृढ़ता 1915 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के बारे में अध्ययन करें, कहानी के बारे में थोड़ा चर्चा करें तो यह कहानी सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई थी। उस समय सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आगे देखते हैं। संवादात्मक शैली में लेखिका चंद्रदेव से प्रश्न करती है। पत्रात्मक शैली या संवादात्मक शैली में लिखी गई यह कहानी है। कोलकाता शहर का वर्णन इसके अंतर्गत है। इसके अलावा हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी होने का श्रेय इसी कहानी को जाता है। प्रश्न, हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी में समकालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन की प्रशासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। ऐसी कहानी है कि लॉर्ड कर्जन जो था वह अपनी सत्ता की जड़ें जो है वह बनाए रखना चाहता था, उसी पर इस लेखिका ने इस कहानी में व्यंग्य किया है। आगे देखते हैं। पात्र परिचय की चर्चा करें तो इसमें पात्र परिचय है भगवान चंद्रदेव, जिससे अपने जो भाव है या जो उपालंब है वह लेखिका चंद्रदेव से कहती है। कथानायिका लेखिका स्वयं धन्वंतरी है, जो एक गौण पात्र के रूप में है, फैमिली डॉक्टर के रूप में चित्रित है। चित्रगुप्त है जो देवताओं के चीफ जस्टिस है। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन है जिनको आधुनिक भारत का प्रतीक बताया गया है। कहानी में भारत की दयनीय स्थिति, बेरोजगारी, नारी के साथ अमानवीय व्यवहार आदि को विषय बनाया गया है। कहानी में विषय किसे बनाया गया? भारत की जो दयनीय स्थिति है, बेरोजगारी है, नारी के साथ अमानवीय व्यवहार है, उसको विषय बनाया गया है। कहानी का केंद्रीय विषय अर्थनीति व राजनीति है। इसका केंद्रीय जो विषय है वह अर्थनीति है और राजनीति है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवाद कर रही है। चंद्रदेव एक भगवान के रूप में है, ईश्वर के रूप में है, इसके सिवा और कोई पात्र नहीं है। मुख्य रूप में यही है भगवान चंद्रदेव और लेखिका। इसके अलावा धन्वंतरी, लॉर्ड कर्जन, इनका उल्लेख मात्र होता है। लॉर्ड कर्जन तत्कालीन समय में भारत के वायसरॉय थे तथा उन्होंने ही वर्ष
1905 में बंगाल विभाजन का कार्य किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। कर्जन भारत में अपने पद पर बने रहना चाहते थे, पर यहाँ की जनता उन्हें नापसंद करती थी। इसी बात को लेखिका ने अपनी कहानी में कटाक्षपूर्ण तरीके से चंद्रदेव को संबोधित करते हुए कहती हैं। वह कहती है, क्या कहती है कि आप इतने समय से अपने एक ही पद पर बने हुए हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं होता? वृद्ध लोगों के अनावश्यक हस्तक्षेप का संकेत है। शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा और उससे संबंधित सुविधाओं का असमान वितरण पर व्यंग्य है। प्रमोशन के लिए चापलूसी और घूसखोरी को जरूरी बताया गया है। उच्च पदों पर अच्छी शिक्षा प्राप्त लोगों को प्राप्त नहीं होते, बल्कि चापलूसी करने वाले आराम से पहुंच जाते। कहने का आशय है कि जिस पद के उपयुक्त जो व्यक्ति होता है वह पद उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता, बल्कि जो चापलूसी करने वाले व्यक्ति हैं वे आराम से उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी जो राज व्यवस्था है उस पर इसमें करारा व्यंग्य किया गया है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, संपूर्ण कहानी आगे अपन अध्ययन करते हैं। देखते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। कहानी आपके सामने। भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी को अनेक बार प्रणाम। लेखिका चंद्रदेव से बातें कर रही है। आज अपना वक्तव्य उसे भगवान को या चंद्रदेव को सुना रही है। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हो। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ इस सृष्टि के साथ ही अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। क्या यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। व्यंग्य पूर्वक कहा जा रहा है चंद्रदेव से, यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति को स्वीकार करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन या निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आधुनिक, यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में अब उनकी गोरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे। तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भारत भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। क्योंकि लॉर्ड कर्जन है, उसको अपनी जो राज व्यवस्था है या अपना जो पद है वह बहुत ही प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं।
पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। उलाना दिया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आधुनिक भारत कौन है? लॉर्ड कर्जन। आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभा भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे, क्योंकि आप तो संतान या लड़कपन से चश्मा धारण करते, तो हमारी जो दीनहीन स्थिति है वह दिखाई नहीं देती। अतएव आपसे सादर कहती हूं कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूं कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं, कि तुम्हें आना चाहिए, कि भारत की जो स्थिति है उसको कम से कम महीने में एक बार तो अवश्य आना ही चाहिए। इस भ्रमण से आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है, क्योंकि 1904 में लिखी गई कहानी है और उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनती है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। कि जो दामिनी या बिजली है वह भी मनुष्य के हाथों का खिलौना हो गई है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मंडा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काट के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। कि यहाँ के कहने का आशय है कि यहाँ इतना विकास हो चुका है, या बिजली जैसे कार्य, जो बिजली जैसी जिनकी उत्पत्ति हुई है वह बहुत सारे लोगों का काम अकेला कर लेती है, जिसके कारण उच्च शिक्षा प्राप्त जो युवक हैं उनको उनके अनुकूल रोजगार नहीं मिल पाता। इसमें मैंने पहले बताया क्योंकि बेरोजगारी की समस्या को भी इसमें आधार बनाया गया है। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पद्मोध्वा त्रिलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृत्ताकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। सुरसरी की गंगा की बात की जा रही है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। अमरावती में निवास स्थान बताया जाता है किसका? सुरेंद्र का, इंद्र का। कि कलकत्ता के सामने तो वह अमरावती भी फीकी जान पड़ेगी। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। ईडन गार्डन के जो फूल है वह नंदन वन को भी मात दे रहे हैं। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह है इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय
बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बापू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट या टकसाल को देखकर सिंधु तनया मतलब पुत्री आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, सासालांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनया होने के कारण जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट गए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपको तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंक दे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग कर रहे हैं। किसके लिए कहा जा रहा है? अंग्रेजों के लिए कहा जा रहा है। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभु के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। कि जो भी बात कही जा रही है वो किस पर कटाक्ष किया जा रहा है? गौरांग, गोरे अंग अर्थात कौन? अंग्रेज में प्रमुख कौन? लॉर्ड कर्जन। यो तो प्रति वर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतने भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी कौन है? भारत का प्रथम डॉक्टर कहा जाता है धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही सब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएंगे। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुई, तब उससे उनकी बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2-3 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार कर सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके
एक दफ़ा यहाँ आइएगा जरूर। बंग महिमा राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, सरस्वती 1904। धन्यवाद।